हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है मेरा? यस सर। ओके। तो आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस फर्स्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एआरएस नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, प्री एग्जाम में। तो यहाँ पर हम अभी इन्फेरेंस फर्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स, मेथड ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पैरामेट्रिक टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कितना हम कर पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप रीड करिए, इसमें आंसर हमें नीचे गिवन है। तो ये आंसर क्या होगा आप बताइए। प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई है आपको? किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? इनवेरियंस प्रॉपर्टी सर। यस, ये क्वेश्चन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में अगर हम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी की बात करें तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स, सफिशिएंट एस्टिमेटर्स और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स होल्ड करते हैं। ठीक है, अब होती क्या है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, देखिए मैंने बता दिया, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स, सफिशिएंट एस्टिमेटर्स और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। अब इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है या सफिशिएंट एस्टिमेटर है या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, देन psi t, that means any one to one function of t will be consistent, sufficient or MLE for psi theta. Psi theta is one to one function of theta. तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीन स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर क्या होगा? टू ओनली। टू ओनली। ठीक है, 2 and 3. 2 and 3। Yes sir. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी देखो 50-50% हो गया यहाँ पर ए और बी में। टू ओनली सर। टू ओनली सर। हम्म, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, देखिए फर्स्ट तो अनबायस्ड का है। हमने देखा भाई इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में तो अनबायस्ड एस्टिमेटर्स होते ही नहीं है। ठीक है, तो वन तो नहीं हो सकता है। ठीक, वन नहीं हो सकता है तो सी और डी तो सीधे रिजेक्ट हो गए ऑप्शंस में से। क्लियर? अब टी कंसिस्टेंट है। अब देखो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर और सफिशिएंट एस्टिमेटर दोनों क्या करते हैं? इनवेरिएंस प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। लेकिन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, सफिशिएंट एस्टिमेटर है, इन दैट केस any one to one function of psi t will be consistent or sufficient for one to one function of theta। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो साई टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, या टी साई थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं भाई टी इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर इज कंसिस्टेंट फॉर थीटा स्क्वायर, वेयर टी स्क्वायर इज वन टू वन फंक्शन ऑफ टी एंड थीटा स्क्वायर इज ऑल्सो वन टू वन फंक्शन ऑफ थीटा। तो ये टू ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है ए एंड बी, लेकिन थर्ड में है टी इज सफिशिएंट फॉर थीटा इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर इज सफिशिएंट फॉर थीटा। टी स्क्वायर टी का वन टू वन फंक्शन है, लेकिन थीटा
थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। टी स्क्वायर अगर टी का 1 to 1 फंक्शन है तो थीटा का 1 to 1 फंक्शन इस केस में, टी स्क्वायर के केस में थीटा स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा 2 ओनली। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 फ्रॉम पॉइसन पॉपुलेशन विद पैरामीटर थीटा, देन 5 to the power x is the unbiased estimator of। यहाँ पर ये एस्टिमेटर हमें गिवन है ऑन द, दिस एस्टिमेटर इज ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑफ साइज 1। ओके, तो इसकी अनबायसनेस हमें चेक करनी है, तो क्या होगा इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, दिस इज आवर एस्टिमेटर, ये किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है, 4 पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो सिंपली क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गिवन एस्टिमेटर ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, आप इसे अगर कैलकुलेट करते हैं तो पॉइसन पॉपुलेशन का पीडीएफ आपको नोन है, ठीक है, ये थीटा के टर्म्स में अभी है, तो ये ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ये पीडीएफ है यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 to the power x, 5 to the power x इज फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, सो इट इज ऑल्सो ए रैंडम वेरिएबल। तो इस केस में हम समेसन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, समेसन फ्रॉम वैल्यूज ऑफ x 0 to infinity 5 to the power x f x is e to the power minus theta, theta to the power x अपॉन x फैक्टोरियल। तो ये समेसन हमें सॉल्व करना है, तो समेसन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए e टू दी पावर माइनस थीटा तो x के इंडिपेंडेंट है, वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे, x वेरी कर रहा है, थीटा e टू दी पावर माइनस थीटा x के इंडिपेंडेंट है, तो समेसन से बाहर आएगा, समेसन पे रहेगा 0 to इन्फानाइट 5 to the power x इंटू थीटा टू दी पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये e टू दी पावर माइनस थीटा और ये समेसन 5 थीटा होल टू दी पावर x इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे, एक्सपोनेंट सेम होंगे तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पे अब देखिए ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए जब हम e टू दी पावर x का एक्सपेंशन करते हैं तो e टू दी पावर x का एक्सपेंशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, r 0 to इन्फिनिटी कितना लिख सकते हैं, x टू दी पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है e टू दी पावर x को, तो ये उसी फॉर्म में है, यहाँ पर x की r की जगह पे कितना है, r की जगह पर x है, ठीक है, और x की जगह पर 5 थीटा है, तो ये e टू दी पावर माइनस थीटा इंटू ई टू दी पावर 5 थीटा इसे हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आया सबको, तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये e टू दी पावर 4 थीटा आ जाएगा। तो 5 टू दी पावर x का एक्सपेक्टेशन हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया e टू दी पावर 4 थीटा, दिस इंप्लाइज दैट 5 टू दी पावर x इज अनबायस्ड फॉर e टू दी पावर 4 थीटा, यही हमसे पूछा गया था 5x किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो करेक्ट आंसर इज सी। ये समझ में आया सबके कैसे हमने सॉल्व किया। सर हाँ क्वेश्चन में हमें पीडीएफ दिया हुआ रहेगा या फिर उसको हमको याद देखो, रखना पड़ेगा? क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में पीडीएफ गिवन होगा, किसी क्वेश्चन में पॉपुलेशन का डायरेक्ट नाम आपको गिवन होगा, जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन है या जैसे इस केस में है पॉइसन पॉपुलेशन, आपसे कह दिया विद पैरामीटर थीटा, तो पॉइसन पॉपुलेशन की फॉर्म आपने देखी है e टू दी पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू दी पावर x अपॉन x फैक्टोरियल वेयर x 0 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह की पॉपुलेशन होती है, ठीक है। ये एफ एक्स कॉमा लैम्डा इसे आप लिखते हो, दिस इज पॉइसन पॉपुलेशन विद पैरामीटर लैम्डा, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो सिंपली क्या करना है, लैम्डा को
थीटा से रिप्लेस करना है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में या तो आपको पॉपुलेशन के नाम से दिया जाएगा, जैसे पॉइसन पॉपुलेशन है, बाइनोमियल पॉपुलेशन है और ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन है, या कभी कभी डायरेक्ट पीडीएफ गिवन होगा। ठीक है। जब पॉपुलेशन गिवन है तो ये बहुत इसेंशियल हो जाता है स्टैटिस्टिक्स में कि आपको सारे डिस्ट्रीब्यूशंस जितने भी हैं, चाहे वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, मेन डिस्ट्रीब्यूशंस में बात करें तो डिस्क्रीट में बाइनोमियल, पॉइसन, ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, है ना, और नेगेटिव बाइनोमियल, इनका पीडीएफ याद होना चाहिए। मीन वेरिएंस क्या है ये याद होना चाहिए, एमजीएफ क्या है ये याद होना चाहिए। इसी तरह से कंटिन्यूअस में बीटा, गामा, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, इनका मीन, वेरिएंस, एमजीएफ और पीडीएफ ये याद रखना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़े अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसमें स्टेटमेंट गिवन है, ये भी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये स्टेटमेंट है, अनबायस्डनेस प्रॉपर्टी और कंसिस्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इस पे बेस्ड करेक्ट आंसर हमें बताना है कि स्टेटमेंट कौन से करेक्ट होंगे। क्या होगा यहाँ पर आंसर? आंसर बी। अच्छा, आंसर बी करेक्ट होगा। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। सी, बोथ 1 and 2 दोनों करेक्ट होंगे। ए, वन ओनली। हम्म। बी, टू ओनली। अच्छा, बोथ 1 and 2। ओके। देखिए, जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जब प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स को हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने स्मॉल एस स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर लिया था। ठीक है। और हमने देखा था कि भाई जब हम एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आया था। ठीक। लेकिन जब हमने इस एस स्क्वायर की कंसिस्टेंसी चेक की तो हमने देखा था एस स्क्वायर इज कंसिस्टेंट फॉर सिग्मा स्क्वायर, ये रिजल्ट आया था। अगर आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की होगी या रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होगा, वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। ठीक है। अब जो फर्स्ट केस है, इफ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इट नीड नॉट बी कंसिस्टेंट। ठीक है। तो कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो वो जरूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट हो। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है। क्या हो सकता है भाई, अनबायस्ड एस्टिमेटर है लेकिन जरूरी नहीं है वो कंसिस्टेंट हो। अब कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ये कंडीशन हमने डिस्कस की थी भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी शुड बी टेंस टू थीटा एज एन टेंस टू इंफिनिटी एंड वेरिएंस ऑफ टी टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इंफिनिटी। ये कंडीशन है कंसिस्टेंसी की, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू थीटा ये कंडीशन है अनबायसनेस की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एस्टिमेटर हमारा अनबायस्ड हो। ठीक है। हमने देखा भाई टी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि टी कंसिस्टेंट भी हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी में हम दो कंडीशंस यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। ठीक है। तो हो सकता है भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी आपने थीटा निकाला और वेरिएंस ऑफ टी आपने कैलकुलेट किया, लेकिन वेरिएंस ऑफ टी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी में जीरो टेंड नहीं हुआ।
तो वो इस केस में कंसिस्टेंट एस्टिमेटर नहीं होगा। लेकिन वो क्या था, अनबायस्ड एस्टिमेटर था। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट के लिए देखो, ये एग्जांपल है हमारे पास। इफ टी इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, हमने देखा एस स्क्वायर क्या है, सिग्मा स्क्वायर का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। लेकिन जब हमने एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट की, यानी इसकी अनबायसनेस चेक की, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है भाई, इफ टी इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, इट विल ऑल्सो बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आंसर होगा वन ओनली, दैट इज आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है सबको? तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है, टी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो जरूरी नहीं है वो कंसिस्टेंट होगा। और कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेट, टी थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अनबायस्ड भी होगा। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या है, लिमिटिंग प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने वहां पे ही बताया था, कंसिस्टेंसी इज लिमिटिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा? ये तो सिंपल वही जो कहते हैं रटा रटाया क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा इस पे? क्वेश्चन नंबर 4, सी। इफ एन एस्टिमेटर टी एन ऑफ पैरामीटर थीटा कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये क्वेश्चन है, टी एन कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी की कंडीशन होती है, देन द एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। तो आंसर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा भाई? बाइस बायस ऑफ एन एस्टिमेटर कैन बी। Either negative or positive. हम्म, सी सर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने देखा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा प्लस बायस, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर के केस में बायस इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी ग्रेटर देन थीटा है तो पॉजिटिव बायस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी लेस देन थीटा है तो नेगेटिव बायस। ठीक है, तो बायस कैन बी इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। देन नेक्स्ट है, राव ब्लैकवेल थ्योरम इनेबल्स अस टू ऑब्टेन एमबीयूई थ्रू। किस एस्टिमेटर का यूज करके हम एमबीयूई निकालते हैं राव ब्लैकवेल थ्योरम में? यस, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, हमने देखा था एमबीयूई निकालने के दो मेथड हैं। पहले में क्रैमर राव इनइक्वालिटी का यूज हम करेंगे, दूसरे में सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का यूज करेंगे। तो जहाँ पर क्रैमर राव इनइक्वालिटी का यूज करते हैं वो मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस होता है। जहाँ पर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं वो राव ब्लैकवेल थ्योरम होती है, ब्लैकवेलाइजेशन उसे कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या होगा? दो एस्टिमेटर्स हैं, मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर विद द सेम वेरिएंस कैपिटल एस स्क्वायर, and the correlation between them is rho. The variance of T1 plus T2 divided by 2 is equal to, ये कितना होएगा? सिंपली कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है हमें, वेरिएंस ऑफ T1 प्लस T2 अपॉन 2। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 1/4 वेरिएंस ऑफ T1 प्लस T2। तो ये 1/4 वेरिएंस ऑफ T1 प्लस T2। अब यहाँ पर ये भी गिवन है भाई, T1 T2 क्या है, कोरिलेटेड है आपस में,
डिपेंडेंट हैं, तो इस केस में ये कोवेरियंस टर्म भी यहाँ पर होगी। तो ये वेरिएंस ऑफ T1 प्लस वेरिएंस ऑफ T2 प्लस ट्वाइस कोवेरियंस ऑफ T1 कॉमा T2। ठीक है, तो अब ये भी गिवन है T1 एंड T2 आर टू विद सेम वेरिएंस। वेरिएंस क्या है, सेम है, ये कंडीशन हमें गिवन है। वेरिएंस ऑफ T1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T2 विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 वेरिएंस ऑफ T1 दैट इज एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 कोवेरियंस। अब देखिए रो हमें गिवन है, रो मीन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन T1 कॉमा T2। दिस इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन T1 कॉमा T2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ T1 इंटू वेरिएंस ऑफ T2। ठीक है, वेरिएंस ऑफ T1 इज एस स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ T2 इज एस स्क्वायर, so covariance of T1 comma T2 will be equal to s square into रो। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोवेरियंस बिटवीन T1 कॉमा T2 ये एस स्क्वायर इंटू रो होगा। तो कोवेरियंस बिटवीन T1 कॉमा T2 ये 2s स्क्वायर रो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एस स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया और इसके साथ ये एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ये 2s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2s स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो 2s स्क्वायर अपॉन 4 अंदर रहा 1 प्लस रो। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एस स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस रो, ये आ गया 1 प्लस रो एस स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है efficiency of sample mean as compared to median as an estimate of the mean of a normal population is। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? सैंपल मीन की एफिशिएंसी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू मीडियन या एज कंपेयर टू मीडियन। बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। T1 T2 सपोज दो एस्टिमेटर हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ T1 अगर हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू T2 तो सिंपली ये होगा वेरिएंस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T1। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ T1। इसी तरह से अगर एफिशिएंसी ऑफ T2 निकालना है तो इस केस में ये होगा एफिशिएंसी ऑफ T2 विल बी वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T2। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सैंपल मीन की एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ सैंपल मीन, तो ये होगा वेरिएंस ऑफ सैंपल मीडियन अपॉन वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। तो सैंपल मीडियन का वेरिएंस सैंपल मीन का वेरिएंस आपको याद है सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है। तो सैंपल मीडियन के वेरिएंस में क्या करेंगे, पाई/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सैंपल मीडियन का वेरिएंस पाई/2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स बार दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो ये बैलेंस हो गया। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे, पाई/2 3.14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.57, ये जो भी आ रहा है 1.57 ही आएगा सर। इसे परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 157% आएगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्या आंसर होगा यहाँ पर बता सकते हैं?
देखिए क्या क्या गिवन है। एन हमें गिवन है, एन इज 25, ठीक है। ए सैंपल ऑफ 25 रॉड्स, एन 25 गिवन है, हैज ए मीन डायामीटर, ये सैंपल की बात हो रही है, तो सैंपल का मीन हमें गिवन है, दैट इज एक्स बार, दिस इज इक्वल टू 4.5। अल्फा गिवन है 5%, ठीक है। और एक टर्म और गिवन है 0.04 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, ये एस होगा या सिग्मा स्क्वायर होगा, क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर होगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, सिलेंड्रिकल रॉड इज अज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद ए वेरिएंस, ठीक है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो ये पॉपुलेशन वेरिएंस आपको गिवन है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वेरिएंस कितना है यहाँ पर, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0.04 है, ठीक। अब पहले तो लॉजिक ये था भाई, सैंपल साइज स्मॉल है और पॉपुलेशन मीन के लिए हमने क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए, टी स्टैटिस्टिक एज ए पाइवोट क्वांटिटी यूज करनी चाहिए। लेकिन अब सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो टी यूज नहीं होगा, सिंपली क्या यूज करेंगे, जेड यूज करेंगे, ठीक है। तो जेड यूज करेंगे तो अल्फा 5% है, तो अल्फा 5% पे जेड की जो वैल्यूज हमने निकाली थी, वो लोअर लिमिट थी 1.96 और अपर लिमिट थी +1.96, ठीक है। तो सिंपली ये इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू हम निकाल लें, ठीक। जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा बाई रूट एन, तो ये -1.96 टू +1.96, ये इतना होगा, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पर जो म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, ये कितना था, एक्स बार -1.96 सिग्मा बाई रूट एन टू एक्स बार +1.96 सिग्मा डिवाइडेड बाई रूट एन, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल था इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल विद नोन वेरिएंस, ठीक है। अगर ये वेरिएंस अननोन होता तो 1.96 की जगह पे टी की टेबुलेटेड वैल्यू हम यूज करते, क्लियर। तो अब ये वैल्यूज हमें गिवन है, एक्स बार गिवन है 4.5 माइनस 1.96 इंटू सिग्मा, अब सिग्मा स्क्वायर 0.04 है, तो इसका मतलब है सिग्मा कितना होगा, सिग्मा कितना होगा यहाँ पर, 2 सर। हम्म सिग्मा होगा जीरो 0.2 सर। पॉइंट जीरो टू ठीक है। सिग्मा कितना होगा, 0.2। तो ये वैल्यू हम पुट कर लें, लोअर लिमिट हमें मिलेगी एक्स बार -1.96 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई रूट एन, दैट मीन्स √25, √25 इज 5। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी एक्स बार -0.078, यही आ रहा है। यस सर। ये कैलकुलेशन करनी है आपने सिंपली, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 0.078 आएगा, ठीक है। ये माइनस के साथ आया, प्लस में भी यही वैल्यू है, प्लस में भी यही वैल्यू आएगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, ये होगा एक्स बार माइनस प्लस 0.078, और एक्स बार कितना है, 4.5 है, तो आंसर सी होगा यहाँ पर, ठीक है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम्म ये भी कॉन्फिडेंस इंटरवल पे बेस्ड है। यहाँ पर वेरिएंस के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट आइडेंटिफाई करनी है, क्या होगी। म्यू अननोन है और वेरिएंस दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट अप्लाई निकालनी है। तो हमने देखा था सिग्मा स्क्वायर की कॉन्फिडेंस लिमिट हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर,
ये अगर काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारी लोअर लिमिट होगी काई स्क्वायर n-1 कॉमा 1 माइनस अल्फा बाई 2, और ये अपर लिमिट होगी काई स्क्वायर n-1 कॉमा अल्फा बाई 2। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने के लिए हम कहेंगे भाई काई स्क्वायर क्या करता है, इन दो लिमिट्स के बीच में लाई करेगा, तो इसका चांस कितना होगा लाई करने का, ये 0.95 होगा। दिस इज 95%। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट है काई स्क्वायर n-1 कॉमा 1 माइनस अल्फा बाई 2 टू काई स्क्वायर n-1 कॉमा अल्फा बाई 2। तो इसके बेसिस पे हम बताएंगे सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस लिमिट कितना आएगा। इस फॉर्मूले ऑप्शन के बी। बेसिस, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए आएगा। काई स्क्वायर आप निकालोगे ना, तो काई स्क्वायर आप देखते हो, काई स्क्वायर ये n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये इतना होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो इसे जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ काई स्क्वायर n-1 कॉमा अल्फा बाई 2 हमारा 0.025 है, तो 1 माइनस 0.205 ये 0.975 होगा, लेस देन एन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर विच इज लेस देन n-1 कॉमा 0.025, इतना होगा। इतना क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दो इनइक्वलिटी को सिग्मा स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब सिग्मा स्क्वायर के लिए इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये इनइक्वलिटी सिंपली क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो जैसे पहली इनइक्वलिटी को मैं ले लूँ, काई स्क्वायर n-1 कॉमा 0.975 इज लेस देन n इंटू एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। मुझे क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर के लिए लिमिट निकालनी है, तो ये सिग्मा स्क्वायर लेस देन n इंटू एस स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर n-1 कॉमा 0.975 आएगा, यानी काई स्क्वायर की ये अपर लिमिट है। दिस इज अपर, सॉरी ये सिग्मा स्क्वायर की अपर लिमिट है। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की अपर लिमिट जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है, ये समझ में आ गया ना सबके कैसे हमने निकाला। तो आंसर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। यस सर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, द एमएलईज आर नेसेसरली सफिशिएंट। एमएलईज आर नेसेसरली सफिशिएंट। ठीक है, ये हमने एक थ्योरम भी डिस्कस की थी कि एमएलईज क्या होते हैं, सफिशिएंट एस्टिमेटर्स के फंक्शन होते हैं। जैसे हमने देखा था एल को हम लिख सकते हैं, अगर टी हमारा थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम लॉग लाइक्लीहुड निकालेंगे और डेल बाय डेल थीटा ऑफ लॉग लाइक्लीहुड कैलकुलेट करेंगे, तो ये किसका फंक्शन आएगा, ये फंक्शन टी का फंक्शन आएगा, और टी यहाँ पर क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर इस थ्योरम के बेसिस पे टी क्या है, सफिशिएंट एस्टिमेटर है, और इस इक्वेशन के बेसिस पे टी हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स आर नेसेसरली सफिशिएंट। ठीक है, यूनिक तो नहीं होते हैं, ये हमने यूनिफॉर्म पॉपुलेशन में देखा था। नेक्स्ट है, इफ द वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेटर अटेन्स द क्रैमर राव लोअर बाउंड, द एस्टिमेटर इज। टी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो टी का मिनिमम वेरिएंस ये 1 अपॉन आई थीटा होता है। दिस 1 अपॉन आई थीटा इज नोन एज लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑफ वेरिएंस ऑफ
अनबायस्ड एस्टिमेटर टी। ठीक है, तो अगर कोई एस्टिमेटर इस लोअर बाउंड को अटेन कर लेता है, अटेन कर लेता है मीन्स यहाँ पर इनइक्वलिटी साइन आ जाता है, तो ये एस्टिमेटर क्या होगा ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या आंसर होगा यहाँ पर? मोस्ट एफिशिएंट। हम्म? हमने देखा था भाई ये इक्विलिटी साइन कब आता है यहाँ पर? इक्विलिटी साइन आता है डेल बाय डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू टी माइनस थीटा अपॉन लैम्डा थीटा की फॉर्म में। और जब इस फॉर्म में आएगा तो इस केस में यहाँ पर इक्विलिटी साइन होगा, और इसके जब ये फॉर्म है हमारे पास तो हम कहते हैं भाई ये टी थीटा का क्या है, एम बी यू ई है। अनबायस्ड एस्टिमेटर तो पहले से ही है, अब इसका वेरिएंस अगर ये अटेन कर लेता है तो ये वेरिएंस क्या होगा इस केस में, मिनिमम होगा। तो इसका मतलब है भाई जो एस्टिमेटर है वो क्या होगा, मोस्ट एफिशिएंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज x1 x2 up to xn is a random sample from uniform population, which of the following statistic is not a maximum likelihood estimator of theta? ये क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए हिंट में देता हूँ आपको, अगर पॉपुलेशन हमारी यूनिफॉर्म है विथ पैरामीटर अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कैप यहाँ पर एक्स ब्रैकेट 1 होगा, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, और बीटा कैप एक्स ब्रैकेट एन होगा, दैट इज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये भी मैंने आपको बताया था, इस रिजल्ट के बेसिस पे आप यूनिफॉर्म पॉपुलेशन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एस्टिमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो इस रिजल्ट के बेसिस पे सॉल्व की जा सकती है। तो इसके बेसिस पे क्या आंसर होगा यहाँ पर? इतना तो नहीं सोचना है, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो हमें मिला थीटा कैप इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 1। ठीक, दूसरा रिजल्ट मिला ऑप्शन सी। थीटा प्लस 1 इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एन। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो थीटा कैप इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एन कॉमा 1। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन ये दोनों करेक्ट हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, नॉट ए मैक्सिमम लाइक्लीहुड, यानी इन चार में से कौन सा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर नहीं होगा। ठीक, अब देखो थीटा की वैल्यू थीटा कैप इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 1 है, थीटा कैप इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एन माइनस 1 है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ट्वाइस थीटा कैप हमें मिलेगा, ये कितना होगा, एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट एन माइनस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप थीटा कैप निकालोगे तो तीसरा एम आ जाएगा थीटा का, कितना होगा, एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ब्रैकेट एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, दैट इज 0.5। इसका मतलब है ऑप्शन डी भी क्या है, एम है थीटा का। ठीक है, और एक्स ब्रैकेट एन कहीं भी नहीं आया, थीटा का एम हमने देख लिया, यहाँ पर चेक करिए। तो इसका मतलब है जो राइट ऑप्शन होगा इस केस में, ठीक है, ये तो थे हमारे एस्टिमेटर्स थीटा के, ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, ये भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, ये भी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक इज नॉट ए एमएलई ऑफ थीटा, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? क्यों, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन का ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। अब किसी भी तरह की पॉपुलेशन हो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से ये कह देगा भाई सपोज जो पॉपुलेशन है वो 0 थीटा है, तो बताइए थीटा का एमएलई कितना होगा। तो अल्फा तो 0 हो गया, तो अल्फा तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई इसकी। ठीक है, तो अल्फा तो रहा नहीं। बीटा कैप हम देखेंगे तो 5 थीटा इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एन आएगा, तो थीटा कैप इक्वल टू एक्स ब्रैकेट एन डिवाइडेड बाई 5, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में,
तो ये इस रिजल्ट के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो इसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एफिशिएंसी पूछिए, एफिशिएंसी ऑफ सैंपल मीडियन विथ रिस्पेक्ट टू सैंपल मीन। तो ये वही अभी प्रॉब्लम पीछे हमने सॉल्व की थी। ठीक है, इस केस में सैंपल मीडियन की एफिशिएंसी निकालनी है। तो सैंपल मीडियन की एफिशिएंसी निकालने के लिए किसके टर्म्स में निकालनी है? सैंपल मीन के टर्म्स में निकालनी है। तो सैंपल मीन का वेरिएंस न्यूमरेटर में आएगा और सैंपल मीडियन का वेरिएंस डिनोमिनेटर में आएगा। तो सैंपल मीन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन, सैंपल मीडियन का वेरिएंस पाई बाई 2 सिग्मा स्क्वायर बाई एन। तो ये तो बैलेंस हो गया और ये आ गया 2/पाई। तो द करेक्ट आंसर इज सी। ये तो सबके समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये कितना होगा? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कर रहे हैं सॉल्व आप लोग? कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दो एस्टिमेटर हमें गिवन है ए एंड बी, और ये भी हमें गिवन है भाई ए इज मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर एंड बी इज लेस एफिशिएंट एस्टिमेटर और बी इज एनी अदर एस्टिमेटर। ओके, तो हम देखते हैं भाई एफिशिएंसी एफिशिएंट एस्टिमेटर्स के केस में कितनी होती है। ये होती है वेरिएंस ऑफ टी अपॉन वेरिएंस ऑफ टी वन, वेयर टी इज मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, तो इस केस में हमें गिवन है ए हमारा मोस्ट एफिशिएंट एस्टिमेटर है, बी लेस एफिशिएंट एस्टिमेटर, तो एफिशिएंसी इस तरह से हम निकालेंगे। तो ई हमारे पास ये है, ई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए अपॉन वेरिएंस ऑफ बी। क्लियर? अब एक रिजल्ट और मैंने आपको बताया होगा, कोरिलेशन बिटवीन एफिशिएंट एस्टिमेटर एंड एनी अदर एस्टिमेटर इज इक्वल टू रूट ई। ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन एफिशिएंट एस्टिमेटर एंड एनी अदर एस्टिमेटर इज इक्वल टू रूट ई। ठीक, ये रिजल्ट, ये दो रिजल्ट यहाँ पर हमने यूज करने हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कोवेरिएंस बिटवीन ए कॉमा बी माइनस ए। तो ये कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा कोवेरिएंस बिटवीन ए कॉमा बी माइनस कोवेरिएंस बिटवीन ए कॉमा ए, होगा इतना। और इसे हम लिख सकते हैं कोवेरिएंस बिटवीन ए कॉमा बी माइनस कोवेरिएंस बिटवीन ए कॉमा ए, कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? कोवेरिएंस बिटवीन ए कॉमा ए ये कितना होगा? Variance of A. Variance of हम्म, दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए। ठीक है, अब देखो कोवेरिएंस ऑफ ए कॉमा बी को हम कोरिलेशन के टर्म्स में लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? ठीक है, पहला रिजल्ट हमारे पास है ई इक्वल टू, इसे इस तरह से लिख लें, ई इक्वल टू सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन सिग्मा बी स्क्वायर। दिस implies दैट सिग्मा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा बी स्क्वायर। एक रिजल्ट हमारे पास ये आया।
ठीक है। और दूसरा रिजल्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कोवेरियंस बिटवीन ए कॉमा बी अपॉन सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है। तो ए और बी के बीच में कोरिलेशन रूट ई है, तो ये कोवेरियंस बिटवीन ए कॉमा बी, ये कोवेरियंस बिटवीन ए कॉमा बी कितना हो जाएगा? हम्म, ये हो जाएगा रूट ई इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, यही होगा। क्यों? सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इतना होगा। कोवेरियंस बिटवीन ए कॉमा बी, इस रिजल्ट से इतना लिख सकते हैं ना इसे। क्यों? ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, कोरिलेशन का Yes, यूज sir. किया है। हाँ। तो अब सिग्मा ए सिग्मा बी, यहाँ से देखो ये रिजल्ट जो था इक्वेशन वन का रिजल्ट, यहाँ से ये रिजल्ट भी फॉलो होगा। सिग्मा ए इक्वल टू रूट ई सिग्मा बी, ये रिजल्ट फॉलो हुआ। तो सिग्मा ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, तो ये रूट ई इंटू सिग्मा ए इज रूट ई इंटू सिग्मा बी इंटू सिग्मा बी, इतना लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया, सिग्मा ए की वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है। तो ये आ गया कोवेरियंस बिटवीन ए कॉमा बी। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा ई इंटू सिग्मा बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये वैल्यू हम यहाँ रख दें, तो ये ई इंटू सिग्मा बी स्क्वायर माइनस वेरिएंस ऑफ ए, दैट इज सिग्मा ए स्क्वायर, एंड सिग्मा ए स्क्वायर is also equal to E into sigma b square. This will give covariance between a comma b minus a equal to 0. ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ये समझ में आया सबके? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, रिजल्ट बेस्ड है। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है किसी को? हम्म, नहीं है कोई कंफ्यूजन? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। द एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाय द मेथड ऑफ मोमेंट्स इज, मेथड ऑफ मोमेंट यानी मोमेंट थीटा का मोमेंट एस्टिमेटर निकालना है। ये पीडीएफ हमें गिवन है। क्या करेंगे मेथड ऑफ मोमेंट, मोमेंट एस्टिमेटर निकालने के लिए? पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू 1, सो वी हैव टू सॉल्व m1 डैश इक्वल टू x बार। तो अब हम म्यू वन डैश इक्वल टू एक्स बार, तो म्यू वन डैश हम कैलकुलेट करेंगे। म्यू वन डैश इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो ये होगा इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स, यही होगा। तो ये इंटीग्रेशन 0 टू थीटा एक्स इंटू ट्वाइस थीटा माइनस एक्स अपॉन थीटा स्क्वायर डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए लिमिट यहाँ पर 0 टू थीटा है, तो मैं क्या करता हूँ देखिए, 2 अपॉन थीटा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है। इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, एक्स इंटू, अब जो ये टर्म है थीटा माइनस एक्स, इसमें से मैंने थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर रहेगा 1 माइनस एक्स अपॉन थीटा। ठीक है। और ये थीटा से ये थीटा बैलेंस हुआ, तो ये आ गया फाइनली 2 अपॉन थीटा इंटीग्रेशन 0 टू थीटा एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन थीटा
dx। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। मैं डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो कैसे कर रहा हूँ ध्यान से देखिए। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हर कोई सॉल्व कर सकता है इसे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आ गया। तो अब मैं एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर ले लूँ, मैं इधर कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मैंने ले लिया, x अपॉन थीटा इक्वल टू यू, दिस गिव्स dx इक्वल टू थीटा du एंड x इक्वल टू थीटा u। ठीक है, इसके बेसिस पे जो इंटीग्रेशन होगा, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी देखिए। व्हेन x इक्वल टू जीरो, व्हेन x इक्वल टू जीरो u इक्वल टू जीरो, व्हेन x इक्वल टू जीरो u इक्वल टू जीरो, व्हेन x इक्वल टू थीटा u इक्वल टू वन। ठीक, तो ये किया तो लिमिट 0 to 1 हो गई, और x की वैल्यू ये 2/थीटा तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, और x की वैल्यू हो गई थीटा इंटू यू, और ब्रैकेट में रहा 1 - u, और dx की वैल्यू है थीटा इंटू du। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे, 2 थीटा ये रहा, तो ये थीटा से थीटा बैलेंस हो गया, ये थीटा हमारा बाहर आ गया 2 थीटा। ये लिमिट हो गई 0 to 1 u इंटू 1 - u du, दिस इज बीटा इंटीग्रल। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन है, x अपॉन थीटा इक्वल टू यू का सब्स्टिट्यूशन है। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये बीटा इंटीग्रल से हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ u⁻2 - 1, और इसे लिख सकता हूँ 1 - u⁻2 - 1। तो ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू बीटा 2, 2। ये कैसे आया, समझ में आया आप लोगों के कैसे मैंने सॉल्व किया इसे? क्यों, ये प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे सॉल्व हुई है सबके समझ में आया होगा। तो अब देखिए, बीटा 2, 2 को मैं लिख सकता हूँ, बीटा 2, 2 मैं सॉल्व कर लूँ यहाँ पर। बीटा 2, 2 इज इक्वल टू गामा 2 इंटू गामा 2 अपॉन गामा 2 + 2, दैट इज गामा 4। तो ये गामा 2 इज 1 फैक्टोरियल, गामा 2 इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 1/6। तो यहाँ से हमने देखा ये आ गया 2 थीटा इंटू 1/6। सॉल्व करा, सॉरी सॉल्व किया तो ये थीटा/3 आ गया। ठीक है, थीटा/3। अब इक्वेशन 1 थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी μ1 डैश इक्वल टू एक्स बार। μ1 डैश हमने कैलकुलेट किया, थीटा/3 आया, दिस इज इक्वल टू एक्स बार, दिस implies दैट थीटा कैप इक्वल टू 3x बार। सो द राइट आंसर इज बी। सॉल्यूशन समझ में आया, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें यहाँ पर। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करते तो पहले x को 2 θx देन -x², वो x² का इंटीग्रेशन x³/3 आता, फिर हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो इस तरह से डायरेक्ट हमने कर लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17। पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लार्ज सैंपल की बात करें, तो लार्ज सैंपल में कॉन्फिडेंस इंटरवल ये होता है x बार माइनस जेड अल्फा इंटू सिग्मा/√n टू एक्स बार प्लस जेड अल्फा सिग्मा/√n। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएंस की बात हो रही है, पॉपुलेशन वेरिएंस इज डबल्ड। ठीक है, देन विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन विल बी, तो यहाँ पर जेड का हम यूज करेंगे, जेड का यूज करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ये कितना होगा, ये होगा लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो विड्थ आएगी यहाँ पे ट्वाइस जेड अल्फा सिग्मा अपॉन रूट एन, कितना ही आएगा, यही होगा विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज इक्वल टू ट्वाइस जेड अल्फा सिग्मा बाई रूट एन। अब अगर हम क्या करें, पॉपुलेशन वेरिएंस को डबल कर दें, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस सिग्मा स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा इक्वल टू रूट टू सिग्मा। तो विड्थ पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, सिग्मा की जगह पे कितना आ जाएगा, रूट टू सिग्मा आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये रूट टू मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ म्यू। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई रूट टू। समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया सबके। Yes, sir. किसी को अगर कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी देखिए, आप देखने में बहुत इजी लगता है ये, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। हम तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता होना चाहिए भाई लार्ज सैंपल के लिए क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, स्मॉल सैंपल के लिए क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है ना। अब ये चीज़ें तो आप पे डिपेंड करती हैं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे या जितने ज़्यादा उनको बार बार डराइव करोगे, ठीक है, तो जितनी मेमोरी आपकी है उसके बेसिस पे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना पड़ेगा, देन देखना पड़ेगा भाई सिग्मा का क्या इफेक्ट है वहाँ पर, है ना। तो सिंपली यहाँ पर मैंने देखा भाई जेड की फॉर्म में ये इंटरवल होता है, तो इसके बेसिस पे हमने ये रिजल्ट डेवलप कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये कुछ एमएलईज की प्रॉपर्टीज गिवन है, कौन सा आंसर करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। Option B, sir. ऑप्शन B. बी, ऑप्शन ए 1 and 3 ओनली। अच्छा, एमएलईज आर कंसिस्टेंट, एमएलई कंसिस्टेंट होते हैं, करेक्ट है। एमएलईज आर ऑलवेज अनबायस्ड, ये करेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल यही है, सिग्मा स्क्वायर का एमएलई एस स्क्वायर है, लेकिन एस स्क्वायर बायस्ड एस्टिमेटर है, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो अब देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन में टू कहाँ कहाँ नहीं है। यही तरीका होता है ना आपके, और क्या कहते हैं उसे, एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं। हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भाई टू कहाँ कहाँ नहीं है, हमें पता चला टू तो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन में देखते हैं टू कहाँ कहाँ नहीं है। तो हमने देखा भाई ए और बी में टू नहीं है, तो ए और बी में से करेक्ट आंसर अब हमें निकालना है। थर्ड पे आ जाते हैं, एमएलईज फॉलो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमने देखा था। एमएलई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एमएलई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मल विथ पैरामीटर थीटा एंड वेरिएंस 1/i थीटा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एसिम्प्टोटिक कंडीशन होती है एमएलई के लिए, ठीक है। तो एमएलईज फॉलो एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। 1 and 3 ये इंक्लूड हो गए, ये दोनों में इंक्लूडेड है। अब फोर्थ ऑप्शन है, एमएलई नीड नॉट बी ए यूनिक एस्टिमेटर, क्या एमएलई यूनिक होंगे, हम्म, एमएलई यूनिक होंगे। रिस्पॉन्स करिए, जो मैं जो पूछ रहा हूँ, क्या एमएलई यूनिक होते हैं। No, sir. नो सर। एमएलई यूनिक नहीं होते हैं। अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था, यूनिफॉर्म पॉपुलेशन पे थीटा कैप हम निकाल रहे थे, तो थीटा कैप x1 भी आ रहा था। थीटा कैप निकाल लेते एक्स ब्रैकेट एन माइनस वन भी आ रहा था। थीटा कैप निकाल लेते ये एक्स ब्रैकेट वन प्लस एक्स ब्रैकेट एन बाई टू माइनस 0.5, इतने एमएलई आ रहे थे थीटा के।
तो यहीं से पता चल रहा है भाई थीटा एमएलई क्या है, यूनिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमसे करेक्ट पूछा गया है, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो हम कहेंगे वो 1 3 and 4, 1 3 and 4, दैट मीन्स आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, ये आप सॉल्व करिए। एक सैंपल गिवन है, टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। द MVBE फॉर सिग्मा स्क्वायर इज, क्या होगा यहाँ पर, मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर कैसे फाइंड किया जाता है, या मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे फाइंड करते हैं। तो ये कंडीशन मैं लिख देता हूँ। ये कंडीशन होती है डेल बाय डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू टी माइनस थीटा अपॉन लैम्डा थीटा। इस कंडीशन में अगर हमने क्या करना है, लॉग लाइक्लीहुड को थीटा के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। अगर इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो यहाँ पर ये टी क्या होगा, थीटा का MVBE होगा या MBUE होगा, ये डिस्कस किया था हमने। तो अब यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का MBUE पूछा गया है, नॉर्मल पॉपुलेशन में पैरामीटर्स गिवन है। तो क्या करोगे, सिंपली लाइक्लीहुड फंक्शन बनाओगे, लाइक्लीहुड फंक्शन का लॉग लाइक्लीहुड लोगे और उसे सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, देन उसे इस फॉर्म में लेके आओगे। इसे करिए जरा, कितने स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आंसर। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है। किया किसी ने सॉल्व, नहीं किया। देखो सबसे पहले तो PDF आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे नॉर्मल पॉपुलेशन का PDF है। ठीक है, अब लेकिन मीन 0 है, तो PDF होगा 1/सिग्मा √2 पाई e⁻⁻1/2। जो न्यूमरेटर पार्ट है x माइनस म्यू, उसमें म्यू 0 है तो x रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये x² अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये इस केस में PDF होगा। क्लियर। तो लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप करेंगे, तो लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर टू द पावर n/2 e⁻⁻1/2
1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग लाइक्लीहुड लेंगे तो ये -n/2 log 2 पाई -n/2 log सिग्मा स्क्वायर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो सबको समझ में आया क्या किया मैंने? क्यों, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो MBV पूछा गया है सिग्मा स्क्वायर के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस लॉग लाइक्लीहुड को सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पार्शली डिफ्रेंशिएट करने में इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन -n/2 सिग्मा स्क्वायर। अब ध्यान देना सिग्मा स्क्वायर के टर्म में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में सिग्मा स्क्वायर लॉग सिग्मा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन है 1/सिग्मा स्क्वायर होगा। ठीक है, लॉग एक्स का एक्स के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन 1/x स्क्वायर होगा। ठीक, इसी तरह से 1/2 सिग्मा स्क्वायर का 1/सिग्मा स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सिग्मा स्क्वायर के टर्म्स में ये होगा +1/2 सिग्मा स्क्वायर टू द पावर 2 दैट इज सिग्मा टू द पावर 4। ये होता है 1/x का x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन 1/x स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से 1/x स्क्वायर का x स्क्वायर के टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन ये -1/x टू द पावर 4 होगा। क्लियर, तो ये समेसन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया डेल बाई डेल सिग्मा स्क्वायर लॉग एल। अब इसे इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में ये हम सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लें तो -n सिग्मा स्क्वायर प्लस समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा टू द पावर 4। एल्शियम लेने पे ये आएगा। हाँ, किसी का आंसर आया, किसी ने सॉल्व किया? तो इसे इस फॉर्म में लिखना, देखो टी हमारा है यहाँ पर समेसन एक्स स्क्वायर -n सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस के साथ ये थीटा होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, n है तो n से हम डिवाइड कर दें, तो n से डिवाइड करने पे ये समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n इस तरह से हो जाएगा। तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, इस फॉर्म में आया है, तो ये इम्प्लाई करेगा समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन n इज MV ऑफ सिग्मा स्क्वायर। यही हमसे पूछा गया है, द मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो ये आया एस्टिमेटर। अब लेकिन हमें सैंपल गिवन है। ठीक है, सैंपल में आप देखिए क्या है, n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 10 है। और आप क्या करेंगे, सिंपली समेसन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। समेसन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू 2 स्क्वायर। ये आप सॉल्व करिए तो ये आएगा आपका 121। ठीक है, तो MBV कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई n दैट इज डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आया ये 12.1। सो द राइट आंसर इज आंसर डी। ये समझ में आया सबके कैसे सॉल्व हुआ? बेटा ये समझ में आया सबके? यस सर। तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अगर, लेकिन यहाँ पर क्या है, मीन 0 है। अब आप प्रैक्टिस कर लेना कि मीन अगर म्यू होगा तो उस केस में सिग्मा स्क्वायर का MBV क्या होगा। तो सिंपली यहाँ पर ये x माइनस म्यू होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF हमें गिवन है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। लिमिट हमने देख ली भाई 0 to 1 है, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड फैमिली है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सफिशिएंट एस्टिमेटर पूछा गया है, तो सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालने के लिए फिशर नीमन क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। तो पहले क्या करें, लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप कर लें। लाइक्लीहुड
फंक्शन निकालेंगे तो ये थीटा टू द पावर n इंटू x1 टू द पावर थीटा -1, x2 टू द पावर थीटा-1 अप टू xn टू द पावर थीटा-1। ठीक है, यहाँ पर ये आई होगा है ऑप्शन में। ठीक, तो ये हो गया थीटा टू द पावर n इंटू प्रोडक्ट I1 to n xi टू द पावर थीटा-1। ठीक है, और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं थीटा टू द पावर n इंटू प्रोडक्ट xi टू द पावर थीटा-1 इंटू 1, और इसे लिखा जा सकता है g t, थीटा इंटू hx। लिख सकते हैं क्यों? इतना लिखा जा सकता है, या फर्दर देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, थीटा टू द पावर n इंटू प्रोडक्ट xi टू द पावर थीटा इंटू प्रोडक्ट xi टू द पावर -1। लिख सकते हैं इतना क्यों? ये समझ में आया कैसे मैं लिख रहा हूँ इसे? बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, बेस सेम है हमारा, बेस में प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे लिख लिया। तो ये टर्म हमारी क्या है, g t, थीटा है, और ये टर्म हमारी hx है। दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड दिस टर्म इज द फंक्शन ऑफ estimator. Estimator is product xi and parameter theta. That means product, this implies that product xi is sufficient for theta. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये समझ में आया क्या है रिजल्ट यहाँ पर कैसे फॉलो हुआ क्यों? अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एमएलई पूछा है यहाँ पर, एमएलई ऑफ थीटा निकाल सकते हैं एमएलई यहाँ पर? ये सब डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेथड आपको पता है तो सिंपली मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही एडवांस लेवल की मैथ्स यहाँ पर चाहिए, ऐसा नहीं है, सिंपल सी मैथ्स हमें अप्लाई करनी है। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं तो इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, सिंपल सी मैथ्स यहाँ पर अप्लाई होनी है। प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है। एमएलई फाइंड करना है थीटा का, तो थीटा का एमएलई निकालने के लिए सबसे पहले तो लाइक्लीहुड फंक्शन हम डेवलप कर लें। ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसे पीडीएफ को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, थीटा टू दी पावर 1/2। ठीक है, एक्स टू दी पावर रूट थीटा-1। तो लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा थीटा टू दी पावर n/2 इंटू प्रोडक्ट एक्स टू दी पावर रूट थीटा-1, यही होगा। तो लॉग लेने पे n/2 लॉग थीटा प्लस प्रोडक्ट का लॉग लेंगे तो ये समेसन हो जाएगा, और ये पावर हमारी पहले आ जाएगी, तो ये रूट थीटा-1 इंटू समेसन लॉग एक्स, इतना होगा। ये प्रॉपर्टी है लॉग m टू दी पावर n, ये होता है n लॉग m, दिस इज इक्वल टू n लॉग m। क्लियर? तो ये पावर पहले आ गई, अंदर रहा लॉग प्रोडक्ट x। अब प्रोडक्ट x दैट मीन्स लॉग ऑफ x1 इंटू x2 अप टू xn, तो ये हो जाएगा लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस अप टू लॉग xn, दैट इज समेसन लॉग x। इतना क्लियर है सबको? यस सर। अब यहाँ पर क्या करना है, थीटा का लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है। तो लॉग लाइक्लीहुड को थीटा के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन ये होगा n/2 थीटा, और ये प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट थीटा
इंटू समेसन लॉग एक्स। अब रूट थीटा का डिफ्रेंसिएशन ये थीटा टू द पावर 1/2, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा कितना होगा 1/2 थीटा टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज 1/2 इंटू रूट थीटा, लिख सकते हैं इतना। तो ये रूट थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट थीटा समेसन लॉग एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ये -1 है, माइनस समेसन लॉग एक्स थीटा के टर्म्स में 0 हो जाएगा। तो सिंपली इस टर्म इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डिफ्रेंसिएशन इतना आएगा। और ये 1 इंटू समेसन लॉग एक्स, इसमें थीटा नहीं है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करें। थीटा थीटा के लिए सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये होगा n रूट थीटा प्लस थीटा समेसन लॉग एक्स इक्वल टू 0। 2 थीटा रूट थीटा हमने एलसीएम ले लिया, तो 2 थीटा रूट थीटा एलसीएम लेने पे ये वैल्यू आएगी, यही होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो n रूट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा समेसन लॉग एक्स। ठीक है, यही आएगा। हमें थीटा के लिए सॉल्व करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं रूट थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू माइनस समेसन लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई n, इतना लिखा जा सकता है। क्यों, इतना लिख सकते हैं ना। अब इसे देखो, ये थीटा टू दी पावर 1/2 और नीचे थीटा टू दी पावर 1, ये बैलेंस होगा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट थीटा इक्वल टू माइनस समेसन लॉग एक्स अपॉन n। तो यहाँ से फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट थीटा इक्वल टू आएगा -n अपॉन समेसन लॉग एक्स। इतना समझ में आया। थीटा टू दी पावर 1/2 से थीटा टू दी पावर 1 रूट थीटा टाइम्स बैलेंस होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पूछा किसका एमएलई गया है, थीटा का एमएलई पूछा गया है। तो रूट थीटा इक्वल टू हमें इतना मिल रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो थीटा इक्वल टू -n होल स्क्वायर अपॉन समेसन लॉग एक्स। -n स्क्वायर इज n स्क्वायर, सो द आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है क्यों, ये क्लियर है कैसे आया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर बताइए क्या होगा। A statistic is sufficient for theta. Consider the following statements. It contains all the information about जीरो, अच्छा अबाउट थीटा होगा यहाँ पे जीरो नहीं होगा, अबाउट थीटा होगा। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा, करेक्ट है। सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो थीटा के लिए सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। ठीक, सेकंड, द लाइक्लीहुड फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लाइक्लीहुड फंक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज फिशर न्यूमैन थ्योरम। और थर्ड कंडीशन है द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन द एस्टिमेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस इज आवर डेफिनेशन क्राइटेरिया फॉर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 23, ये बताइए क्या होगा। सैंपल गिवन है नॉर्मल पॉपुलेशन से विथ मीन थीटा एंड वेरिएंस 1, the Cramer-Rao lower bound for the variance of an unbiased estimator of theta to the power r is, ये क्या होगा। हम्म
अगर टी गामा थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो इस टी का मिनिमम वेरिएंस ये होता है गामा डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा, यही होता है। क्रैमर राव इनइक्वालिटी यही कहती है टी अगर गामा थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो उस केस में टी का मिनिमम वेरिएंस कितना होगा, गामा डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा होगा, जहाँ पे गामा थीटा थीटा का कोई भी फंक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये थीटा टू दी पावर आर, हमने कहा भाई इसका सपोज क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर टी है। ठीक, तो इसका वेरिएंस कितना होगा, डी, यहाँ पे गामा डैश थीटा क्या होता है, गामा डैश थीटा नथिंग बट डेल बाय डेल थीटा ऑफ गामा डैश थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गामा थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन थीटा टू दी पावर आर है, तो थीटा टू दी पावर आर का थीटा के टर्म्स में फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा आर थीटा टू दी पावर आर माइनस वन, यही आएगा। ठीक है, गामा डैश थीटा कितना है यहाँ पर, गामा डैश थीटा इज थीटा टू दी पावर आर, तो यहाँ से गामा डैश थीटा ये आ गया आर थीटा टू दी पावर आर माइनस वन, और यहाँ से गामा डैश थीटा होल स्क्वायर ये कितना आएगा, ये आएगा आर स्क्वायर थीटा टू दी पावर टू आर माइनस टू, इतना आएगा। क्यों, यही होगा। अब आई थीटा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई थीटा हम कैलकुलेट करेंगे तो आप देखोगे आई थीटा कितना आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप आई थीटा कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है एन अपॉन सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप आई थीटा कैलकुलेट करते हैं तो ये एन अपॉन सिग्मा स्क्वायर आता है, ये रिजल्ट आपको पता है, यही होता है ना। अब क्वेश्चन में आओ, सिग्मा स्क्वायर वन है तो सिंपली आई थीटा कितना हो गया इस केस में, एन हो गया। तो फाइनली जो लोअर बाउंड होगा वेरिएंस का वो होगा गामा डैश थीटा होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इंटू थीटा टू द पावर टू आर माइनस टू डिवाइडेड बाई आई थीटा इज एन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। समझ में आया ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ। ये प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया ये समझ में आया सबको, अगर कंफ्यूजन है डाउट है तो आप पूछ लो अभी। नहीं है कोई कंफ्यूजन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर्स T1 T2 अप टू Tn ऑफ थीटा इज said to be best asymptotically normal estimator, बैन इसे हम कहते हैं BANE। ठीक है, इफ इट satisfies द कंडीशन। ठीक है, तो बैन की कंडीशन यहाँ पर देखेंगे, तीनों कंडीशन बैन की कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे भाई रूट एन टी एन माइनस थीटा। ठीक है, ये एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल है या नहीं है, एसिम्प्टोटिकली मीन्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो वो एस्टिमेटर बैन एस्टिमेटर होगा जो इन तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा मीन्स वो एस्टिमेटर क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उसका वेरिएंस बाकी सारे एस्टिमेटर से मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर होना चाहिए और पहली कंडीशन हो गई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की फॉर्म में अगर हम उसे लिखें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, दीज कंडीशंस आर ऑफ बैन एस्टिमेटर। क्लियर, तो फर्स्ट कंडीशन है रूट एन इंटू टी एन माइनस थीटा, दिस टेंस टू नॉर्मल एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। सेकेंड कंडीशन है टी एन कंसिस्टेंट होना चाहिए, टी एन एस्टिमेटर कंसिस्टेंट होना चाहिए, टी एन ये मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना, बैन एस्टिमेटर क्या होते हैं ये किसी स्टूडेंट ने पूछा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं बैन एस्टिमेटर्स को। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किया है, उससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, द एस्टिमेटर 1 अपॉन n समेशन xi इज।
तो अब ये क्या है, 1/समेशन xi क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बैन एस्टिमेटर है, तो इसकी बैन एस्टिमेटर की कंडीशंस हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भाई ये म्यू का एस्टिमेटर है, ठीक है। तो एक्स बार माइनस म्यू, ठीक, इंटू √n, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो √n एक्स बार माइनस म्यू, ये कंडीशन हमने देखनी है एज n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालना है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसकी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन अगर कैलकुलेट करें तो ये √n इंटू एक्स बार माइनस म्यू, तो जब देखेंगे √n तो एक्सपेक्टेशन से बाहर आ गया, अंदर रहा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू, और ये एक्स बार माइनस म्यू दिस इज सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, या इसको इस तरह से समझ लो, √n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये म्यू ही रहेगा, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, तो ये म्यू माइनस म्यू 0, तो इसका मीन आ गया 0, इस क्वांटिटी का मीन कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस क्वांटिटी का वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करें, तो वेरिएंस ऑफ √n एक्स बार माइनस म्यू, ये कितना होगा, √n वेरिएंस से बाहर आएगा तो n हो जाएगा, ठीक है। अंदर रहेगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस म्यू, क्लियर। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस म्यू में ये हो जाएगा n इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स बार, इतना ही होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वेरिएंस ऑफ म्यू, म्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होगा, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस म्यू, ये सिंपली वेरिएंस ऑफ एक्स बार मिलेगा हमें, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर बाई एन, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी √n एक्स बार माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, एंड वेरिएंस ऑफ √n एक्स बार माइनस म्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यही रहना है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एज n टेंस टू इन्फिनिटी √n एक्स बार माइनस म्यू फॉलोज नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, क्लियर। तो पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है बैन की, ये पहली कंडीशन है। बैन की सेकंड कंडीशन होती है भाई ये 1/n समेशन एक्स आई, एक्स बार क्या होगा, म्यू का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होना चाहिए, हमने देखा था एक्स बार म्यू का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है, तो ये सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर रहा है। थर्ड कंडीशन है टी हैज मिनिमम वेरिएंस, यानी ये एक्स बार क्या होना चाहिए, एमबीयू ही होना चाहिए। हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार क्या है, म्यू का एमबीयू ही, हमने देखा था भाई एक्स बार क्या क्या है, एक्स बार म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर तो होता है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी होता है, और एमबीयू भी होता है, ठीक है। तो एक्स बार क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्स बार यानी 1/n समेशन एक्स आई बैन की सारी कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये 1/n समेशन एक्स आई क्या है, बेस्ट एसिम्प्टोटिकल नॉर्मल एस्टिमेटर फॉर म्यू है, क्लियर। सेकेंड ऑप्शन है एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर म्यू म्यू, ये होता है, एक्स बार म्यू का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है। एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर म्यू, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर भी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गया बैन एस्टिमेटर क्या है सबके, क्यों, क्लियर हो गया इतना। यस सर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पे बेस्ड, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कुछ और जगह से लिए हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से भी कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, तो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आप देख लेना। अब जो नेक्स्ट हम क्लास करेंगे उसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 26, इसका क्या आंसर होगा बता सकते हैं।
इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा यहाँ पर? ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी टेस्ट अनबायस्ड टेस्ट होगा। कब होगा, क्या कंडीशन होगी अनबायस्ड टेस्ट के लिए? व्हाट इज द कंडीशन फॉर अनबायस्ड टेस्ट? हम्म 1 minus beta greater than alpha. पावर ऑफ ए टेस्ट शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ द टेस्ट। कोई भी टेस्ट अनबायस्ड होगा जब उसकी पावर क्या होगी, उसके क्रिटिकल रीजन के साइज से क्या होगी, या उस टेस्ट के साइज से बड़ी होगी। दैट मीन्स 1 - बीटा शुड बी ग्रेटर देन अल्फा। तो आप देख लो इनमें, इन ऑप्शंस में कौन सा इस कंडीशन को होल्ड करता है। हम्म कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए भाई। अनबायस्ड टेस्ट के लिए कंडीशन है 1 - बीटा ग्रेटर देन अल्फा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? पहला तो नहीं हो सकता है, तो सीधे अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा है। सेकंड कंडीशन देखें, अल्फा प्लस बीटा 1, इसे हम अगर सिंप्लीफाई करें तो अल्फा लेस देन 1 - बीटा आएगा। ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्लियर, समझ में आया? ये ऑप्शन नहीं होगा है, इसमें ये हो जाएगा अल्फा इज ग्रेटर देन 1 - बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होता है। क्लियर। एक और क्वेश्चन है लास्ट। ये मैं क्वेश्चन से ऐड कर रहा था, ठीक है, तो लेकिन टाइम के बेसिस पे फिर इतने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, दो क्लासेस में। तो कल की जो क्लास होगी उसमें हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो जरा लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 27, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर ए लाइक्लीहुड रेशियो लैम्डा कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाइक्लीहुड रेशियो लैम्डा है, इसके लिए स्टेटमेंट हमें गिवन है 1 2 3। देन हमसे पूछा गया विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये 1 और 3 है यहाँ पे। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो ये शायद मैंने आपको बताया होगा। ऑप्शन बी को मैंने करेक्शन दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। हम्म, देखो लाइक्लीहुड रेशियो होता है, ठीक है, क्या होता है रेशियो? लाइक्लीहुड ओवर द पैरामेट्रिक स्पेस डिवाइडेड बाय लाइक्लीहुड अंडर द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं L1/L0। क्लियर, ये लाइक्लीहुड रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो ये लाइक्लीहुड रेशियो बेसिकली क्या है? रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब है लैम्डा हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी -2 log लैम्डा, ये एसिम्प्टोटिकली काई स्क्वायर को फॉलो करता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये मैंने बताया था आपको, ये डिपेंड करेगी सैंपल पे, किस तरह का सैंपल है। तो ये सेकंड कंडीशन भी सही है। और थर्ड हमने बताया था लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या होता है, कंसिस्टेंट टेस्ट होता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस और हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप ये प्रिपरेशन कर लेना। ठीक, तो अभी अगर इनमें से